Hello, how are you all? Welcome to my channel once again. So hope you all are doing very well. So continue with the same chapter, that is the French Revolution. And today we are going to do the next topic of our chapter, that is the women and French Revolution. Okay. तो वुमेन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम ये स्टडी करेंगे आज दैट कि भाई वुमेन्स का जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रोल रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर active participant in the event which brought about so many changes in the French society. Okay, now they participate in the revolution hoping for a change in their lifestyle. अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट में ही वुमेन्स जो थी काफी एक्टिव थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, काफी सारी चीजों में वो पार्टिसिपेट करती थी और कहीं पर कैंपेनिंग होना या कुछ भी होना तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी उनमें वो पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। एंड ये पार्टिसिपेशन इन द रेवोल्यूशन वो इसलिए भी था, पार्टिसिपेशन रेवोल्यूशन में इसलिए भी था कि वो होप फॉर द बेस्ट करती थी, यानी कि वो ये होप रखती थी कि जो है अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सोसाइटी में चेंज होगा उस सोसाइटी में चेंज होने की वजह से हमारी लाइफस्टाइल भी थोड़ी बहुत चेंज होगी, ठीक है। तो फिलहाल इसमें ये अभी तो ये इंट्रोडक्शन इतना ही है। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर द रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वुमेन्स की कंडीशन बिफोर द रेवोल्यूशन क्या है। Condition of women before the revolution. Okay, तो रेवोल्यूशन से पहले वुमेन्स की कंडीशन क्या थी? मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट had no work for a living. तो थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी बहुत सारी, मैक्सिमम वुमेन्स थी जिनके पास जो था किसी भी तरीके का कोई काम नहीं था, वो काम नहीं करती थी, गरीब थी लेकिन उनको काम मिलता ही नहीं था। They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetable at the market. Okay, तो फ्लावर्स बेचती थी, वेजिटेबल्स बेचती थी, ठीक है, एंड मार्केट में फ्रूट्स और वेजिटेबल यही सब काम करती थी। और वो एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द प्रॉस्पेरस फैमिली, या फिर बहुत बड़े बड़े करोड़पति लखपति जो फैमिलीज होती थी, बहुत प्रॉस्पेरस फैमिलीज होती थी, उनके घर में वो एज अ मेड या सर्वेंट का काम करती थी, ठीक है। सो मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एन एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी भी थी जिनके पास किसी भी तरीके की जॉब नहीं थी। जॉब इसलिए भी नहीं थी क्योंकि ट्रेनिंग उनको नहीं थी, उनको एजुकेशन नहीं थी, ट्रेनिंग दी गई थी उनको। Only daughter of the nobles or wealthier member of the third state could study at a convent. तो जो सेम एज इट इज या ना यार ये सेम है ऐसी आपका जैसे इंडिया में था, ठीक है। जो पैसे वाले लोगों के घरों के जो बच्चे होते थे, रिच फैमिलीज के जो होते थे, अपर क्लास के जो घर होते थे, जैसे कि इंडस वैली के टाइम पे हमने आर्यंस वाली सोसाइटी के टाइम पे जो हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण्स थे उन्हीं को एजुकेशन का राइट था, उन्हीं के बच्चे जो है पढ़ सकते थे। बाकी जो लोअर सोसाइटी थी, शूद्र और वैश्य, शूद्र स्पेशली, उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था, ठीक है, वो एजुकेशन नहीं ले सकते थे। इसी तरीके से यहाँ पर था वेल्थियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी। अच्छा, थर्ड स्टेट में भी जो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे ना थर्ड स्टेट में, तो वो जो वेल्थियर फैमिली के जो थे वही उन्हीं की ही जो डॉटर्स होती थी वो बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ती थी। कॉन्वेंट आपके जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं बेसिकली उन्हीं को ही कॉन्वेंट कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम, और वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो लोग पेरेंट्स जो थे उनकी शादी वगैरह करते थे। वर्किंग वुमेन ऑल्सो टू केयर ऑफ देयर फैमिली। अच्छा, कुछ ऐसी वर्किंग वुमेन्स थी जिनको वर्क मिलता था, वर्क करती थी, वो अपनी फैमिली का भी टेक केयर करती थी एंड जॉब भी कर रही है। कुकिंग, फेचिंग वाटर, क्यूइंग अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ये सारा वर्क वो करती थी। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन। तो वुमेन्स के वेजेस जहाँ कहीं भी फ्रांस में वुमेन्स वर्क कर रही थी तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन था कि वुमेन के वेजेस जो थे वो मेन से कम होते थे। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को भी
फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है इशू, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का बनाया गया। ठीक है, कि जो wages are less for women in compare of men. In compare of men. Okay, so मेंस की जो वुमेन्स की जो वेजेस थे वो मेन से कम रहते थे। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs. अपनी आवाज उठाने के लिए औरतों ने अपनी आवाज, वुमेन्स ने अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी आवाज किंग तक, लुई 16 स्पेशली तक पहुंचाने के लिए वुमेन्स ने अपना एक अलग क्लब बनाया, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए एंड न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स छापने लगे, प्रिंट करने लगे वो लोग खुद। About 60 women's club came up in different French cities. Approx 60 women's के क्लब बने थे, 60 women's के क्लब बने थे और वो सारे different cities में वर्क कर रहे थे। women's club, ठीक है। तो वुमेन्स का भी यही हमें बताया गया कि वुमेन्स का भी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी रोल रहा है। ये वो कंडीशन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब वुमेन्स की कंडीशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन। वुमेन काफी डिसअपॉइंटेड रही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना उसमें वुमेन्स को एक पैसिव सिटीजन के कैटेगरी में डाल दिया गया, एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में नहीं डाला। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। उनका डिमांड थी कि वो वोटिंग करना चाहती है, उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली में वुमेन का भी एक मेंबर होना चाहिए एंड टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस, और वुमेन भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सकती है, तो ये भी होना चाहिए। In the early years, the revolutionary government did introduce law that helped to improve the lives of women. अच्छा, स्टार्टिंग में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ ऐसे लॉज लेकर आई जिससे वुमेन्स की कंडीशन इंप्रूव हो सकती थी, ठीक है। और वुमेन्स की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ लॉ लेकर आए। वो टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है। तो टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल्स, अच्छा, गवर्नमेंट और कुछ स्टेट्स के जो स्कूल्स थे उन्होंने मिलके एक लॉ बनाया, डिसीजन बनाया कि सारी वुमेन्स के लिए, सारी गर्ल्स के लिए स्कूल की एजुकेशन लेना कंपलसरी है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सेंटर्ड इनटू इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज जो थी अब क्या थी कि फ्रीली हो गई थी, कोई भी किसी से भी शादी करना चाहता वो कर सकता है, बस उसको अपनी मैरिज जो है सिविल लॉ यानी कोर्ट में जाकर, सिविल लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट में जाकर उसको अपनी मैरिज रजिस्टर करवानी है कि हम वी आर गेटिंग मैरिड, हम शादीशुदा हैं, ठीक है। एंड इसके बाद था वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट। इसके बाद वुमेन्स ने जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए भी इन्होंने स्ट्रगल किया। पॉलिटिक्स में इनको इक्वल राइट नहीं दिया जाता था। However, ये कंटिन्यू चलता रहा कई सालों तक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर के टाइम पे जब मार दिया था आपके कौन था वो, रॉबस्पियर्स है ना, टेरर जो था उसने मार दिया था। न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब जो न्यू गवर्नमेंट बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, उन्होंने जितने भी वुमेन्स के क्लब थे उनको बंद करवा दिया, क्लोज करवा दिया और बैन कर दी वुमेन्स की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इस सबको उन्होंने बैन कर दिया कि ये सब नहीं चलेगा, वुमेन्स किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगी। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। और बहुत सारी जो मतलब प्रोमिनेंट जो वुमेन्स की जानी पहचानी जो लीडर्स बन चुकी थी, अब तक वुमेन्स काफी फेमस लीडर्स हो चुकी थी, उनको कईयों को अरेस्ट कर लिया जो न्यू गवर्नमेंट बनी और कईयों को जो है मरवा दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है, मरवा दिया। इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस won द राइट टू वोट। तो पहली बार जो राइट मिला वो 1791 के बाद, ठीक है।
1791 के बाद फाइनली वुमेन को 1946 में जो है फ्रांस में पहली बार वोटिंग का जो है आपका राइट हुआ। तो राइट टू वोट का अधिकार कब मिला आपका? 1946 में मिला। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कई साल भी बाद तक। द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपका थोड़ा सा लंबा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऑल ओवर फ्रांस पे जो है क्या इफेक्ट पड़ा। Now, effect of the French Revolution. Sorry, it's effect. Okay, not effect. It's effect. इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा ऑल ओवर फ्रांस, ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो। French Revolution was an event of a great significance in the world history, as is evident from the following points. So French Revolution काफी important revolution रहा all over the history and all over the world. It ended arbitrary and despotic rule of monarchy. तो मोनार्की का जो एक बहुत ही सख्त कानून और अपनी मर्जी से चलने वाला कानून, जो किंग अपनी मर्जी से कानून को चलाता था, मोनार्की को खत्म कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की एंड हो गई। इट एस्टैब्लिश्ड दैट पीपल वर द सोर्स ऑफ पावर, और साथ ही साथ लोगों को ये पता लगने लगा, किंग्स वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह को ये पता लगने लगा कि पीपल जो है वो पावर का सोर्स है। इंसान अगर चाहे, लोग, जनता जो अगर चाहे तो वो सब कुछ बदल सकती है। So the revolution also established great ideal for liberty, equality and fraternity. मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तीन चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो है ये तीन चीज सेटअप हुई, दैट इज लिबर्टी, सॉरी इक्वालिटी पहले आएगा, चलो बट हमने यहाँ पर लिख दिया है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये तीन जो चीजें थी वो फ्रांस में जो है एस्टैब्लिश हो गई, which inspired revolutionary and democratic ideas everywhere in the world. यानी फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और जब वो खत्म हुआ तब फ्रांस में जो लिबर्टी, इक्वालिटी और जो फ्रेटर्निटी आई, वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाला व्यू वो फ्रांस में ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये जो क्या कह सकते हैं इसको, एक बड़ा पर्टिकुलर वर्ड है, ये जो व्यूज थे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये डिमांड जो थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमने लगी। आइडिया, द डेमोक्रेटिक आइडिया। ठीक है, ये जो डेमोक्रेटिक आइडिया था डेमोक्रेटिक आइडियाज जो थे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होने लगे। ठीक है, इट गेव द टर्म नेशन इट्स न्यू एंड द मॉडर्न मीनिंग। तो अब कंट्री को एक नया नाम मिला, नेशन। नेशन का मतलब होता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेशन जहां पर लोगों को अपनी मर्जी से जीने का हक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लोगों का हक है, लोगों को दिया गया है, दैट इज कॉल्ड नेशन। मतलब नेशन का जो मीनिंग था वो ही बदल दिया आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। As such, a nation is not a territory of a country. Nation कोई कंट्री की टेरिटरी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, बट द पीपल ऑफ अ कंट्री। नेशन यहाँ पर मीनिंग है, नेशन मीन्स द पीपल ऑफ द कंट्री। पीपल ऑफ द कंट्री नेशन का मीनिंग है। हैविंग अ लॉन्ग एंड कॉमन हिस्ट्री, जो कि जिनकी बहुत लंबी और बहुत ही मैक्सिमम लोगों की कॉमन हिस्ट्री ही होती है। ठीक है, और है एंड अ डिस्टिंक्ट फीलिंग्स लेकिन अलग अलग हैं, ऑफ वननेस विद देयर कंट्रीमैन। फीलिंग सबकी अलग अलग है लेकिन हम सब जो है वननेस है। लेकिन यानी कि फ्रांस के सारे लोग जो थे अब वो एक हो गए थे,
कलेक्ट हो गए थे, एक साथ मिल के उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन लड़ा। कई सालों तक वो फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता रहा और आखिरकार उस वननेस की, मतलब नेशन के जो पूरे लोग थे वो एकजुट जो हुए, वो एकजुटता उनकी जो थी वो रंग लाई। कैसे कि दे गॉट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंड दे गॉट द राइट लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उनको ये हक जो था वो मिल गया। अब वो एक नेशन थे, वो एक नेशन थे, यानी कि वो सब एक थे, अलग अलग नहीं थे, कोई मजदूर कोई ये वो नहीं थे, अब वो सब एक थे। अब यूरोपियन कंट्रीज में ये सारी चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन हमारे इंडिया में आज भी ऊंच नीच जात पात एंड ब्ला 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 ये सारी चीजें हमारी कंट्री में आज भी, ठीक है। अमीर गरीब मिडिल क्लास फैमिली से भी कुछ लोग जो है अमीर लोग जो है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो नेशन एंड पीपल ऑफ द कंट्री, so it had a sobering effect on the monarchies in the world। अब बाकी जो कंट्रीज थी जहाँ पर मोनार्कीज थी, ठीक है, जहाँ पर मोनार्की डेवलप हो गई थी बाकी कंट्रीज में, उन कंट्रीज में अब मोनार्की का जो सत्ता थी ना वो धीरे धीरे डोलने लगी, ठीक है, वो जरा डर गए थे। The king now began to take care of the people's welfare to avoid resentment। अब जो वहाँ के जो किंग थे, वहाँ के जो राजा थे, जो मोनार्की की गद्दी पे बैठे थे, अब वो लोग अपने जनता के अपने देश की जनता की जो पीपल से जनता जो थी उनके वेलफेयर के बारे में अब वो सोचने लगा कि भैया कहीं अगर हमारे देश के लोगों ने भी, पीपल्स ने भी जो है अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा ही अगर कुछ कर दिया तो भाई हमारी भी मोनार्की की सत्ता जो है वो चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी। Next is trade improved greatly and the people could now select their own occupation irrespective of their family or position। अब ट्रेड जो था वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया था बहुत हद तक, और पीपल लोग जो थे वो अपनी मर्जी से कोई भी काम सिलेक्ट कर सकते थे, कोई भी काम वो चूज कर सकते थे, ठीक है। अपनी फैमिली को देखते हुए, अगर उनकी फैमिली गरीब है या उनकी फैमिली अगर मिडिल क्लास है तो वो कैसा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या ये काम वो अपर काम भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें चूज करके अपनी पोजीशन देखकर वो अब कोई भी काम को चूज कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस। जो 1789 वाला जो ईयर था फ्रांस में, 1789 वाला जो फ्रांस था, ऐसा भी आप कह सकते हैं, 1789 वाला जो फ्रांस था saw many changes in social, economic and political and daily life of the people। 1789 का जो फ्रांस था, उस फ्रांस ने अपने देश में, अपनी कंट्री, मतलब इस देश के लोगों ने, इस कंट्री के लोगों ने जो है अपने देश में बहुत सारे सोशल, बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, बहुत सारे डेली लाइफ में भी, लोगों की डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे, बहुत सारे चेंजेस हुए बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। इन द ओल्ड रिजीम ऑल रिटन मटेरियल एंड द कल्चर एक्टिविटीज बुक। जो ओल्ड जो रिजीम था, जो ओल्ड रिजीम था, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज बुक, सॉरी, तो एक्टिविटीज की जो बुक्स थी, मतलब जो जितना भी कल्चर मटेरियल था, ओल्ड रिटन जितनी भी चीजें थी, न्यूज़पेपर, प्ले कुड बी पब्लिश्ड। अब जितनी भी पुरानी चीजें थी वो धीरे धीरे पब्लिश होने लगी, पहले पब्लिश नहीं होती थी विदाउट किंग की परमिशन के, विदाउट जो गवर्नमेंट होती थी उस समय, किंग की जो गवर्नमेंट होती थी, वहाँ पे जो और भी पीपल्स होते थे किंग के साथ, बिना उनकी परमिशन के कोई भी चीज पब्लिश पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। अब लेकिन पब्लिश होने लग गई है, ठीक है, होने लग गई थी 1789 के बाद, ठीक है। प्लेस कुड परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। मैंने बताया ना कि प्लेस कुड नॉट बी पब्लिश्ड और परफॉर्म, तो पहले कोई भी प्ले, रिटन मटेरियल जो था पहले पब्लिश नहीं होता था, क्योंकि किंग की परमिशन होती थी तभी वो पब्लिश होता, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ठीक। बट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जब मेंस के राइट डिक्लेयर कर दिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, गवर्नमेंट बन गई रिपब्लिक, ठीक है, तो उसके बाद इन लोगों को इनके राइट्स भी मिले, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला। द सेंसरशिप वाज रिमूव्ड। तो ये जो सेंसरशिप थी, सेंसरशिप वो होता है कि जो गवर्नमेंट होती है या उस टाइम पे जो किंग्स थे वो क्या करते थे, बिना, सेंसर का मतलब यही होता है कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी चीज न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, डेली एक्टिविटीज में, कुछ भी ऐसे चीज जो है जो प्रिंट मीडिया जो है वो छाप नहीं सकती। दिस इज
censorship. Okay, and I don't think so. It is the second last topic जो है, second last है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ नेपोलियन। तो आप लोगों को पता ही है कि फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब रिपब्लिक आया, पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनी, ठीक है, पहले क्या बनी आपकी फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनी, फिर आपकी बनी बिकेम रिपब्लिक बनी, फिर रेन ऑफ टेरर रहा काफी साल तक जब रॉबेस्पियर ने सबको मारा, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन के एंड जब रेवोल्यूशन जब एंड हुआ, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो भी नहीं चली, यहाँ रेवोल्यूशन भी एंड हो गया, खत्म हो गया, बहुत सारे राइट्स मिले लोगों को, ठीक है, बहुत सारे राइट्स मिले, लेकिन उस तरीके से नहीं, कंट्री जो थी वैसे रन नहीं कर रही थी, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, जैसे रन करनी चाहिए थी वैसे रन नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ अगेन कि मिलिट्री का जो हाईएस्ट जनरल था, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसने जो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्रांस में, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई, तो जिसकी वजह से जो है फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, लोग थे, सब डिस्टर्ब हो गया, यानी सब कुछ मिस आउट हो गया, कोई भी चीज प्रॉपर वे में नहीं चल रही थी, ना गवर्नमेंट, ना पीपल, ना पॉलिटिकल, ना इकोनॉमिक, ना सोशल, ना ट्रेड, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो उसी दौरान उसी चीज का फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है फ्रांस पे जो है डिक्टेटरशिप लगा दी, ठीक है। उसने पूरे फ्रांस को जो है अपने कब्जे में कर लिया। जो भी छोटी मोटी जो गवर्नमेंट थी उस समय, वो गवर्नमेंट लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लोगों ने उसको हटा दिया, और यही इसी चीज का फायदा देखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है फ्रांस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दैट इज सेकंड लास्ट टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ नेपोलियन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आई डोंट थिंक सो ये नहीं जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो भी है, दैट इज द राइज ऑफ नेपोलियन। Okay, the rise of Napoleon. So soon after the French Revolution, all eyes were turned to a rising star, a brilliant young general, Napoleon Bonaparte. मतलब soon after the French Revolution, जैसे ही French Revolution जो है खत्म होता है, तो ये जो थे काफी कई कई जगहों पे जाकर अपनी कैंपेनिंग वगैरह भी कर रहे थे ना, तो लोगों की जो निगाहें थी वो एक राइजिंग स्टार, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर थी ऑलरेडी, कि भाई इसने अब जब कब्जा कर लिया है तो अब जो है नेपोलियन बोनापार्ट लाइक सेम एज इट इज हिटलर। हिटलर आप लोगों को पता ही है, अभी आप आगे वैसे पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आप जानते ही हो हिटलर के बारे में, ऑफ जर्मनी, ही इज आल्सो डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो कई लोग जो थे जो कि हिटलर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो सेम एज इट इज नेपोलियन बोनापार्ट का भी था, नेपोलियन बोनापार्ट को भी कई लोग जो थे वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो एक राइजिंग स्टार, बड़ा बहुत अच्छा एक राइजिंग स्टार बन के ये निकल के आए, अपनी आर्मी की जो वो थी भीड़ भाड़, एक आर्मी की जो लाइफस्टाइल थी उससे निकलकर बाहर आए, ठीक है। तो लोग बड़ा अपने राइजिंग स्टार को बड़े अच्छे से देख रहे थे। एट द टाइम द डिक्टेटरी वाज फॉर्म्ड, जब डायरेक्टरी वाली गवर्नमेंट बनी थी, तो वो डायरेक्टरी वाली भी चली नहीं, ठीक है, उसमें अलग अलग डायरेक्टरी बना दी थी। तो फ्रांस वाज अटैक्ड बाय मेनी फ्यूरियस मॉब्स, नेपोलियन डिफीटेड द मॉब्स एंड सेव्ड द डायरेक्टरी। तो जो डायरेक्टरी बनाई थी वो अलग अलग डायरेक्टरी बनाई थी, वो भी नहीं चल सकी, तो वो जब डायरेक्टरी बनी थी तो इधर उधर से कौन थे वो आपके रशिया और टर्की वगैरह, ये लोग सब धमकी दे रहे थे इनको, पर्शिया जो धमकी दे रहे थे कि भाई फिर से जो है मोनार्की स्टैब्लिश होनी चाहिए, फिर से किंग का रूल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है फ्रांस जो थी उनसे लड़ नहीं पाई, और फ्रांस की जो आर्मी थी वो उनसे लड़ नहीं पाई, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है उनको बचाया इस चीज के लिए, ठीक है। नेपोलियन जितने भी मॉब्स थे, जितने यहाँ वहां से जो उन्होंने अटैक किया, जिन लोगों ने फ्रांस पर जिन लोगों ने अटैक किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को उन मॉब्स से बचाया। बचाने के बाद तो ऑब्वियसली सी बात है, ये जो थे जब बचा लिया, फ्रांस को बचा लिया, भाई उन्होंने इधर उधर के लोगों की कंट्री ने जो अटैक किया था उससे फ्रांस को बचा लिया, तो भाई ऑब्वियसली सी बात है ये राइजिंग स्टार बन के आने ही थे। सो thus he became the commissioner in chief of the French force in Italy। तो क्या हुआ, इटली में
इनको, क्योंकि उस समय सब जुड़ा ही हुआ था, इटली और फ्रांस ये सब एक ही में था, ठीक है। एंड इनको इटली में आर्मी का कमिश्नर इन चीफ जो है बना दिया गया था, मतलब सॉरी इटली के अंदर, इटली में भी फ्रांस की वो थी, ठीक है, क्योंकि ये थे तो फ्रांस के ही, ठीक है। फोर्सेस इन इटली, हाँ फ्रेंच फोर्सेस इन इटली, तो फ्रेंच की जो फ्रांस की जो फोर्स थी वो इटली में थी, तो वहीं पर इनको जो है कमिश्नर इन चीफ जो है आर्मी का सबसे बड़ा जो कहते हैं ऑफिसर होता है वो बना दिया गया था। एंड नेपोलियन रिटर्न टू 1804 एंड बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, और बाद में 1804 में जो है ये रिटर्न बैक हुए कहाँ, आपके फ्रांस में, रिटर्न बैक टू फ्रांस and became the emperor, यहाँ पर लिखा हुआ है बट बेसिकली एम्परर कहा जाता था फ्रांस में, एम्परर ही कहा जाता है, बट इट्स अ डिक्टेटरशिप, ठीक है, एम्परर ऑफ फ्रांस। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड द लास्ट इज द achievement of Napoleon that we will take in the next video. Okay, so I hope you understand the chapter and understand the topic also. So hope you like the video. So if you like the video, please share and subscribe my channel. Thank you.